हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, AAIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन 14 जुलाई को कंडक्ट होता है 2 शिफ्ट में, और ठीक 2 दिन बाद ही इसकी 16 जुलाई को आंसर की आउट हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ने अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा और अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। दोस्तों, आंसर की को चेक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में कुछ डाउट्स चल रहे हैं। उन सभी डाउट्स को हम आज इस क्लास में क्लियर करेंगे। जैसे पेपर लेवल क्या देखने को मिला, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है, कौन सी शिफ्ट को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पेपर लेवल और जो वैकेंसीज अवेलेबल है दिस ईयर, उसके आधार पर देखेंगे यहाँ पर कि सेफ स्कोर यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है भाई। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल तो अभी एस्पिरेंट्स के मन में ये चल रहा है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आउट हो सकता है। ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे। और कुछ एस्पिरेंट्स के मन में ये चल रहा है कि यार अभी एटीसी की न्यू वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो कब तक आ सकती है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। और एटीसीज के अलावा दोस्तों अभी 2025 में हमारे पास में 5 to 6 मंथ बचे हुए हैं। इसमें कौन कौन सी बिग अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि कौन से और दूसरे एग्जामिनेशंस को हम टारगेट कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पेपर लेवल को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, एग्जामिनेशन 14 जुलाई को जैसे कि 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, और दोनों ही शिफ्ट में जो पेपर देखने को मिला इजी टू मॉडरेट, यानी कि अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो भैया ईजियर साइड ही था। ठीक है, पेपर काफ़ी ईजी आया था। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल सवाल, इसमें टफ सवाल तो नहीं थे। बाकी 5-10 सवाल तो भाई मॉडरेट लेवल के रहते ही है हर एग्जामिनेशन में, लेकिन ओवरऑल पेपर है हमारा ईजियर साइड में दोनों ही शिफ्ट। ठीक है, लेकिन थोड़ा तो अंतर रहता है यार शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, तो ज़्यादा अंतर तो नहीं था। लेकिन अब देख लेते हैं कि क्या अंतर देखने को मिला शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर इन दोनों ही शिफ्ट का अगर एवरेज मार्क्स आप देखोगे, जब आंसर की आउट हुई थी और जब शुरुआती रुझान देखे थे, यहाँ पर डेटा एनालिसिस किया था, तो लगभग 74 मार्क्स यहाँ पर एवरेज मार्क्स देखने को मिल रहा था शिफ्ट 1 का, और शिफ्ट 2 में लगभग 79 या 80 मार्क्स के अप्रॉक्स में यहाँ पर एवरेज मार्क्स था। तो शुरुआत में यहाँ पर 5 मार्क्स का डिफरेंस चल रहा था दोनों ही शिफ्ट में, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक बच्चों ने यहाँ पर डेटा शेयर किया, तब यहाँ पर ये डिफरेंस जो है लगभग 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का रह चुका था। जैसे ये 73 और ये 76 के आसपास में एवरेज मार्क्स था। ठीक है, लेकिन शिफ्ट 2 ओवरऑल यहाँ पर एवरेज मार्क्स इसका हाई देखने को मिला है, लगभग 3 से 4 मार्क्स से। तो इसका मतलब ये है कि शिफ्ट 1 वालों को नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर 3 मार्क्स मिनिमम बढ़ सकते हैं भाई, और 4 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो भाई यहाँ पर शिफ्ट 2 वाले सोच रहे होंगे यार कि हमको तो नॉर्मलाइजेशन मिल ही नहीं रहा यार, शिफ्ट 1 वालों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में इनके 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो भाई आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट 2 वालों को आपको यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं शिफ्ट 2 में कुछ। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग देखने को मिले हैं। आपने ऑब्जेक्शन अगर लगाया है तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि 2 से 3 मार्क्स बोनस की तरह यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो रॉ मार्क्स है उनमें यहाँ पर लगभग 3-4 मार्क्स का डिफरेंस है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पे या 4 मार्क्स यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 में बोनस मार्क्स भी बढ़ जाएगा भाई 2-3 नंबर। तो ऐसे में जो रॉ मार्क्स अभी है ना डिफरेंस, वही तो देखने को मिलेगा दोनों ही शिफ्ट में। ठीक है, तो दोनों ही शिफ्ट को यहाँ पे फ़ायदा होते दिख रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है इसमें नॉर्मलाइजेशन और बोनस मार्क्स का। ठीक है, दोनों का फ़ायदा है। अब हम यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसीज अवेलेबल है और पेपर लेवल इस बार जो देखने को मिला है इजी टू मॉडरेट या इजी ही साइड में है पेपर हमारा, उसके आधार पे देखते हैं कि यार कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो, टोटल वैकेंसीज हमारे पास में 309 वैकेंसीज है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं यूआर की 125, ईडब्ल्यूएस 30, ओबीसी 72, एससी की 55 और एसटी की 27। अब जब हम यहाँ पर डेटा एनालिसिस देखेंगे कि कितने एस्पिरेंट्स यहाँ पर, देखो ओवरऑल हमारा पेपर 120 मार्क्स का था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 115 से ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर 120 में से 115 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया है अभी इस डेटा के अनुसार। तो 110 से ऊपर मात्र 5 स्टूडेंट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, यूआर के 2 कैंडिडेट्स, ओबीसी के 2 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस से 1, और एससी एसटी में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर 110 के ऊपर देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम कट ऑफ के लिए मेन चीज़। तो देखो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की कट ऑफ देखते हैं कि यहाँ पर क्या रह सकती है भाई। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर कि यूआर कैटेगरी में सीट है 125, और आप देखोगे कि 105 से ऊपर तो 40 कैंडिडेट्स हैं,
और 100 से ऊपर 143 कैंडिडेट्स है, लेकिन मुझे तो केवल यूआर में 125 कैंडिडेट चाहिए। और यूआर मतलब कि अनरिजर्व्ड, इसमें तो भाई ओबीसी वाला भी कैंडिडेट्स आ सकता है जो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। जैसे मान लो यूआर की कट ऑफ यहाँ पर मान लो 105 यहाँ पे डिसाइड हो गई, ठीक है। तो अगर 105 से ऊपर कोई ओबीसी वाला लेके आता है ना तो वो यूआर में काउंट हो जाता है। कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट अगर मान लो 105 से ऊपर लेके आएंगे ना तो वो यहाँ पर यूआर में काउंट हो जाएगा। तो मतलब यूआर यहाँ पर इसमें ओबीसी वाला भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी आ सकता है। जो यूआर की जो भी कट ऑफ फाइनलाइज होंगी उससे ऊपर या उतने ही मार्क्स स्कोर करता है कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें तो भाई इस 125 में यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि यूआर कैटेगरी से ही आपको 143 देखने को मिल रहा है, यानी कि किसी भी हालत में भाई 100 से नीचे तो कट ऑफ पॉसिबल ही नहीं है यार, ठीक है। और 105 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओनली 40 कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस 37 में से कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसमें आ जाए। हो सकता है 5 या 10 क्वेश्चन 5 या 10 यहाँ पर एस्पिरेंट्स हो ओबीसी के, हो सकता है ईडब्ल्यूएस के 1 या 2 कैंडिडेट्स हो। तो अगर ओवरऑल अगर इस डेटा को एनालिसिस करोगे तो 100 से 105 के बीच में कहीं यूआर की कट ऑफ रॉ मार्क्स के आधार पर देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर मान लो भाई वो 102 या 103 कट ऑफ हो सकती है रॉ मार्क्स के आधार पर, और 3 से 4 मार्क्स अगर नॉर्मलाइजेशन या बोनस मार्क्स की तरह अगर इसमें जोड़ देंगे हम तो 105 से लेकर 107 तक कट ऑफ जा सकती है भाई, ठीक है। अगर मान लो भाई 5 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल गया तो ये 102 वाले के तो 107 हो जाएंगे यार, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 105 से 107 इस बार कट ऑफ यूआर कैटेगरी की रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ कैसे देखो भाई, ओबीसी में कितनी सीट्स हैं, ओबीसी में 72 सीट्स देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे कि 105 से ऊपर 37 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास में, और 100 से ऊपर देखोगे तो 152 है। जितनी वैकेंसीज है उससे डबल कैंडिडेट्स यहाँ पे 100 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं ओबीसी में। तो भाई 100 से नीचे तो ओबीसी की कट ऑफ नहीं जा सकती किसी भी हालत में। तो कहीं ना कहीं ये मान लो कि 100 से 105 के बीच में 103 या 102 का वो आंकड़ा हो सकता है, 101 भी पॉसिबल हो सकता है। तो लेकिन ये रॉ मार्क्स है, इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन और बोनस मार्क्स को अगर आप ऐड करोगे ना तो ये भी कट ऑफ कहीं ना कहीं 104, 5, 6 तक जा सकती है, ठीक है। यानी कि सिमिलर टू यहाँ पे यूआर कैटेगरी के समान ही ओबीसी की कट ऑफ रहेंगी, और डिफरेंस अगर रहा तो 1 नंबर का रह सकता है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखो, ईडब्ल्यूएस में देखो 30 सीट्स देखने को मिल रही है और 105 से ऊपर मात्र 9 कैंडिडेट्स है, और 100 से ऊपर कितने 57। भाई इसकी भी कट ऑफ 100 से नीचे कहाँ जा रही है यार, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे 57, मतलब 100 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे 57 एस्पिरेंट्स लेकर आ रहे हैं, और सीट्स अगर देखें तो ओनली 30 है। तो इसका मतलब कहीं इसकी भी कट ऑफ 100 से 105 के बीच में ही यहाँ पे रॉ मार्क्स रहना चाहिए आपका, ठीक है। मान लो आपका 100 ही मार्क्स है रॉ मार्क्स, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन जिसके बढ़ रहा है, ठीक है, जिसके नॉर्मलाइजेशन और बोनस मार्क्स बढ़ रहे हैं ना, तो उसकी भी कट ऑफ कहीं ना कहीं इस 103-5 के बीच में लाइक करने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। 100 या 102 के बीच में रॉ मार्क्स आपका रहना चाहिए ईडब्ल्यूएस से भी, ठीक है। एससी की कट ऑफ देखो भाई, एससी की कट ऑफ कितनी है सीट, 55 सीट्स हैं। आप देखोगे कि 100 से ऊपर मात्र 16 कैंडिडेट्स एससी कैटेगरी से लेके आ रहा है, ठीक है, और सीट्स 55 है। अब इस 16 कैटेगरी में हो सकता है कि 2-3 लोग तो भाई जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करके यूआर में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देखो 90 से ऊपर कितने हैं 156 है, यानी कि 3 टाइम्स है वैकेंसी से। तो यार देखो 90 से नीचे तो कहीं से कहीं तक रॉ मार्क्स भी पॉसिबल नहीं है, कट ऑफ तो छोड़ ही दो। इसका मतलब ये कि 95 का कहीं ना कहीं वो आंकड़ा हो सकता है, इतना आपका रॉ मार्क्स चाहिए यहाँ पर एससी कैटेगरी में, और 2-3 नंबर आप इसके नॉर्मलाइजेशन के जोड़ के 97-100 के बीच में एससी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। एसटी की कट ऑफ देखो, अब एसटी के देखो पहले तो सीट्स कितनी है 27। भाई 100 से ऊपर तो केवल एक ही कैंडिडेट लेके आ रहा है, ठीक है। 90 से ऊपर कितने हैं 30 कैंडिडेट्स, और मुझे चाहिए 27 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रॉ मार्क्स आपका 90 रहना चाहिए भाई, 90 से कम वालों का कोई चांस नहीं है यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन में अगर जो मान लो यार 92 या फिर इससे ऊपर जा रहा है कहीं ना कहीं 93-94 के आसपास, ठीक है, तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है 94 से लेके 96 के बीच में एसटी कैटेगरी से। मामला क्लियर है। रॉ मार्क्स और यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स दोनों आप देख सकते हैं भाई, अलग अलग कैटेगरी में अपनी अपनी कैटेगरी का आप देख सकते हैं, ये जाने के चांसेस है। बाकी अब रियल कट ऑफ तो भाई रिजल्ट के आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये एनालिसिस के आधार पर हम देख रहे हैं वैकेंसीज एंड जो पेपर लेवल देखने को मिला है इस बार। अगली चीज़ देखो भाई कि फाइनल रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, ठीक है।
दोस्तों एटीसी कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अभी एग्जामिनेशन तो हमारा 14 जुलाई को कंडक्ट हुआ था और अभी 14 अगस्त को हमारे एक मंथ कंप्लीट हो जाएंगे एग्जामिनेशंस को। तो यार देखो 15 अगस्त के बाद में आपका कभी भी रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि देखो 2 महीने से ज़्यादा तो ये एटीसी लेता नहीं है रिजल्ट अनाउंस करने में। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 महीने के आसपास लग सकता है। इसका मतलब है कि अगस्त एंड में आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, मतलब 25 तारीख को आप आसपास मान के चलिए, ठीक है, 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन अगस्त एंड मान के चलिए कि 25 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब बात ये करते हैं हम कि एटीसीज की न्यू वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो कब आएंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो अगर एटीसी की में जो अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ठीक है, एटीसीज की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना, उससे 1200 से ज़्यादा वैकेंसी जो है ना अवेलेबल है। और 1200 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वैकेंसी तो आने वाली है यार। और उसका एक कारण आपको और देखने को मिलने वाला है। देखो अगर हम लास्ट 5 ईयर का अगर यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखें एटीसीज की, तो आप देखोगे कि एवरी ईयर एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट हुआ है। 2021 में आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन हुआ है यार, 2022 में एग्जामिनेशन हुआ, 2023 के फरवरी में एग्जामिनेशन हुआ, 2023 के दिसंबर में भी यहाँ पर देखने को मिला। अब ये खास बात ये याद रखना है यार दोस्तों कि जो दिसंबर, देखो फरवरी में तो एग्जामिनेशन 2023 का ऑलरेडी हो चुका था। अब इनको रिक्रूटमेंट यहाँ पे यानी कि वैकेंसी इतनी अवेलेबल थी, यानी कि अर्जेंट ज़रूरत थी, इसके कारण यहाँ पे नोटिफिकेशन, जैसे ही ये फरवरी वाला प्रोसेस कंप्लीट हुई, नया नोटिफिकेशन रिलीज होता है एटीसी का और दिसंबर में ही एग्ज़ाम करवा लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एटीसीज को यहाँ पे ट्रेनिंग पे भेजना था और जॉब पे यहाँ पे लगाना था। तो इसलिए हुआ क्योंकि 24 वाला एग्जामिनेशन दिसंबर में ही होगा, क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ, फिर 3-4 महीने इसकी प्रोसेस चली, समझ रहे हो। तो 2024 में यही वाला प्रोसेस चलती रही। तो ये दिसंबर वाला जो 23 में एग्जाम हुआ था ना, वो 24 वाला ही था, ठीक है। इसके बाद में अभी 25 में तो अभी एग्जामिनेशन हुआ है 14 जुलाई को, ठीक है। प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, अभी 3 महीने अभी इसमें और लगेगा लगभग, वॉइस टेस्ट और मेडिकल फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल नहीं इसमें लेकिन मेडिकल में, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो 5 साल से आपको लगातार यहाँ पर नोटिफिकेशन एटीसीज का देखने को मिल रहा है। 1 साल यहाँ पे 23 में 2 बार हुआ, वो किसका था, 24 वाला था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली 1200 से ज़्यादा अभी वैकेंसीज अवेलेबल है। एवरी ईयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है एटीसीज का, 25 में हुआ है भाई, 26 में भी डेफिनेटली एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर ये प्रोसेस हमारी जो अभी करंट 2025 वाली जल्दी से जल्दी जैसे अक्टूबर नवंबर के आसपास कंप्लीट हो जाती है, तो हो सकता है नवंबर या दिसंबर में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और जनवरी फरवरी के आसपास 1 से 2 महीने में एग्जामिनेशन हो जाता है। तो जनवरी फरवरी में एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इसकी भी, अगर ये जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो। लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि अगर मान लो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इनमें नहीं भी हुआ तो 2026 में तो होना कंफर्म है। हो सकता है भाई जनवरी फरवरी में ना हो तो अप्रैल और मई जून में हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। आप तो जनवरी फरवरी को मान के तैयारी करते रहिए। अगर एग्जामिनेशन डिले भी होता है 2-3 महीने तो आपको यहाँ पे रिवीजन प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करने वाले कि अभी 5 से 6 महीने में 2025 में हमारे पास में कौन कौन सी बिग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलने वाली है या मिल रही है, ठीक है, और कौन सा हम टारगेट कर सकते हैं। एटीसीज 2026 का तो हमने कंफर्म कर दिया कि भाई एग्जामिनेशन होना कंफर्म है। वैकेंसीज 1200 के आसपास अवेलेबल है, इसमें से लगभग ये मान के चलिए 500, ठीक है, 400 से ऊपर ही वैकेंसीज आउट होंगी, 500 के आसपास मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वैकेंसीज आ सकती है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे एसएससी और रेलवेज में जो है इसकी भी प्रोसेस चली रही है, ठीक है। सीजीएल का फर्स्ट वीक सितंबर में होने वाला है, ठीक है। तो हम इस पे बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी कौन सी है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा एटीसीज का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अभी हम इस 5 से 6 महीने में टारगेट भी कर पाए उस एग्ज़ाम को, उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अभी कौन कौन से रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, ठीक है। उसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टारगेट नीति का जो यहाँ पर हमने कोर्स चल रहा था, यूट्यूब पे भी चला था और एजुकेट ऐप पे भी चला था, तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर हेल्प हुई है। अब स्कोर कार्ड देख सकते हैं जो यहाँ पर हमको शेयर किए थे टेलीग्राम आईडी पर, 104
103, 105, ठीक है, इस प्रकार के स्कोर कार्ड भी देखने को मिले। इसके अलावा देखो 84, ठीक है, ओबीसी से 84, 90 यहाँ पे रॉ मार्क्स आया है ओबीसी से, ठीक है, और यहाँ पर 51 नॉन टेक में, 39 टेक पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा 86, ठीक है, 42 डिसिप्लिन में। इसके अलावा और क्या देखने को मिला था यहाँ पर, पार्ट ए में 49, पार्ट बी में 41, ठीक है, टोटल 90 यहाँ पर मार्क्स देखने को मिले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। 95 ईडब्ल्यूएस से 97 हो जाएंगे जो बोनस वाले मार्क्स हैं रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। 102 यहाँ पर ओबीसी में देखने को मिले। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमको यहाँ पर शेयर किए थे, ग्रुप में भी शेयर किए, आईडी पर भी शेयर किए, ईडब्ल्यूएस से 100 मार्क्स देखने को मिले। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर 100 से प्लस भी गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 90 से 100 के बीच में भी देखने को मिले, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 80 to 90 के बीच में भी देखने को मिले। हमने लास्ट टाइम में यहाँ पर हमारा जो है क्लासेस स्टार्ट करी थी, 1.5 से 2 महीने में हमने यहाँ पर फास्ट 1 शॉट मैराथन के जरिए हमने मैथ और फिजिक्स के टेक पार्ट को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर हेल्प हुई थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे इनके तो चांस डेफिनेटली है जो 100 पार गए हैं, 103, 104, 105 वाले जो कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि कितने एस्पिरेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 100 प्लस में अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल वाले हैं तो इनके चांस है, और ये मान के चलो कि 95 या 90 के समथिंग में SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनके चांस बनते हैं, ठीक है। कट ऑफ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली थी। अब हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं कि 5 to 6 मंथ में इस 2025 में कौन कौन सी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी वो कौन सा यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी है जिसको हम टारगेट करने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे। देखो एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर्स कुछ एग्जामिनेशंस। एसएससी में बात करें तो सीजीएल जो है ये 13 से 30 अगस्त में होने वाला था, लेकिन ये डिले हो चुका है, अभी इसका पोस्टपोनमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो ये अब सीजीएल होने वाला है कब, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, ठीक है। और सीएचएसएल भी अब ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा ये डिले हो जाए, इसका कैलेंडर मुझे लग रहा है कि फिर से आउट होने वाला है, ठीक है। एनटीपीसी अभी ये इसके एग्जामिनेशंस कंटिन्यू है, चल रहे हैं अभी अगस्त में, ठीक है। सितंबर में भी कुछ 9 सितंबर तक चलने वाले हैं, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के है, टियर 1 चल रहा है इसका। ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन अपकमिंग यहाँ पर हो सकता है, मुझे लग रहा है 2 से 3 मंथ के अंदर में यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के चांस बन रहे हैं इसमें। इसके अलावा बैंकिंग के एग्जामिनेशन में IBPS PO प्री अभी इसी मंथ में यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, 23-24 के अगस्त के आसपास। SBI JA का यहाँ पर हो सकता है सितंबर में यहाँ पर हो सकता है। IBPS क्लर्क का यहाँ पर प्री जो होने वाला लगभग अक्टूबर में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कैलेंडर तो इसका आउट हो चुका है, कैलेंडर में दिया है 4, 5, 11 अक्टूबर का IBPS क्लर्क प्री होने वाला है, PO मेंस का, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। लगभग 15 से ज़्यादा, लगभग 20 के आसपास अपॉर्चुनिटीज़ अभी इस 5 से 6 मंथ में सामने आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही यहाँ पर देखो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस AWO TPO। तो हम क्या करने वाले हैं कि ऐसे एग्जामिनेशंस को यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं जिसमें इन सभी एग्जामिनेशंस का सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। देखो ATCs का हमको मालूम है कि 2026 में होने वाली है, तो उसमें तो नॉन टेक और टेक पार्ट दोनों है। तो हमने टेक पार्ट आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे टारगेट नीति पर करवा दिया, ठीक है। वहाँ से आप कवर कर सकते हैं करना है तो, या फिर हम बाद में अभी इसका मेन जो है मैथ और फिजिक्स जो टेक्निकल पार्ट है उसका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे आने वाले कुछ मंथ बाद, ठीक है। लेकिन अभी हम शुरुआत करने वाले से नॉन टेक पार्ट, ठीक है, जिसमें अभी सभी सब्जेक्ट या सभी जो एग्जामिनेशन है इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, नॉन टेक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो मेन हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है IB के एग्जामिनेशन, जो ACIO है जो यहाँ पर 2nd ग्रेड का है यहाँ पर, और जो IB का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव है 10th लेवल का, और ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो क्वेश्चन लेवल हाई देखने को मिलता है वो IB के एग्जामिनेशन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस IB ACIO के एग्जामिनेशन लेवल को टच करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपके ये CGL, NTPC, ग्रुप D, IBPS, SBI, ठीक है, CHSL, MTS सभी एग्जामिनेशंस का यहाँ पर सिलेबस कवर हो जाए। जो ATCs का है नॉन टेक पार्ट है वो भी यहाँ पर इसमें कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA, इन चारों नॉन टेक पार्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेवल जो टच करने वाले हैं हम समझ लो कि MTS 10th लेवल से, या फिर समझ लो कि इस IB का जो ऐसे है सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसके लेवल से लेकर
इस आईबी का ACIO जो ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन है इसको टच करने का प्रयास करेगी। ठीक है, सबसे हाई लेवल का एग्जामिनेशन में इसमें IB ACIO ही है और इसको हम यहाँ पर टच करने वाले हैं हमारे क्लासेस में। ठीक है, तो इसको अगर आप तैयार करते हैं IB ACIO को, तो इस सभी एग्जामिनेशंस की आपकी तैयारी हो जाएंगी। ठीक है, बैंकिंग में थोड़ा मेंस लेवल अलग होता है। ठीक है, उसके लिए हम अलग बात करेंगे, लेकिन जो SSC और जो रेलवेज है इसके एग्जामिनेशन 100% इस IB ACIO के बेच में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम टारगेट करने वाले हैं। किसको, क्यों इसको टारगेट करना है भाई। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि इसमें यहाँ पर 3700 से प्लस वैकेंसीज आउट हुई है IB ACIO में। IB AC में आपको लगभग 4900, ठीक है, यानी कि 4900 से ज़्यादा वैकेंसीज है। टोटल आप देखोगे लगभग 8500 या 9000 के आसपास ये वैकेंसीज बनती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपको IB ACIO और IB AC में दोनों में देखने को मिल रही है। इसके फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं ACIO के, और सिक्योरिटी असिस्टेंट के अभी 18 सितंबर या 17 सितंबर या अगस्त तक, ठीक है, 17-18 अगस्त तक इसके फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ना नॉन टेक पार्ट को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि GA, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन चारों ही सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट्स की आप क्लास पहले चाहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको और कमेंट में बताना है कि आपका टारगेट कौन सा एग्ज़ाम है। आप आल देखो, अगर हम सभी फॉर्म को फिलिंग करते हैं SSC, रेलवे, IB, ठीक है, तो आपको आल एग्ज़ाम, आल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कमेंट करना है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम टारगेट है, ठीक है, हो सकता है आपका IB हो सकता है, CGL हो सकता है, ठीक है, या ATC हो सकता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा आपको ये बताना है कि नॉन टेक पार्ट में आपको कौन कौन से, कोई 2 सब्जेक्ट आपको बताने हैं पहले। ठीक है, एनी 2 सब्जेक्ट कौन कौन से वो स्टार्ट करना चाहते हैं आप। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज की सब्जेक्ट 1, जैसे मान लो आपको क्वांट चाहिए तो 1 नंबर क्वांट, और दूसरा नंबर अब जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, उसका नाम लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप चाहते हैं पहले। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, कमेंट सेक्शन में बताइए।